जैसे नलके से अंजूरी सटाकर पानी पीता हुआ बच्चा अपनी कमीज न चाहते हुए भी भिगो लेता है, प्रेम वैसा ही है। आप इससे लाख बचें पर बच नहीं पाएंगे। भीगना ही है। प्रेम से बचने का प्रयास मूर्खता है। ये अगर छूकर भी गुजर जाए तो जीवन महक उठता है। कमीज को भिगोने में कोहनियां माध्यम बनती है। हथेलियों से रिस कर पानी कोहनियों तक आता है और कोहनियों से सरकते हुए कमीज तक आता है। प्रेम में ये माध्यम आंखें बनती है। आंखें ही वे क्यारियां हैं जहां से प्रेम बहना शुरू होता है और देह, आत्मा सबको सराबोर कर देता है। मैं भी इसमें भीगता रहता हूं। सोनाली से काठमांडू के लिए बस में चढ़ा। रात भर का थका था। सीट मिलते ही ऊँघने लगा। आंखें बंद हो रही थी कि लगा रात रानी देह से लिपट रही है। सर उठाया तो देखा एक लड़की बगल में सीट का सहारा लेकर खड़ी है। मैंने नजर भर उसे देखा। बड़ा सा चेहरा, छोटी छोटी गोल दो आंखें, मानो हार में दो नगीने जड़े हों। मैं फिर ऊँघने लगा पर उस रात रानी की गंध ने सोने नहीं दिया। हार कर खड़ा हुआ और लड़की को सीट पर बैठने का इशारा किया। लड़की इतनी थकी थी कि औपचारिक इनकार भी नहीं कर पाई। कुछ 2 घंटे बाद उसकी नींद खुली। उसे मेरा ख्याल आया। अब वो खड़ी हुई और मुझे बैठने का इशारा किया। ऐसे ही जागते सोते आधा सफर कटा। मेरे बगल वाली सीट खाली हुई। फिर मैंने उसे बैठने को कहा। मैं खिड़की की तरफ बैठा। खिड़की से पहाड़ दिख रहे थे। पहाड़ खत्म होते तो देवदार के जंगल दिखते। नेपाल के सौंदर्य ने मन मोह लिया। काठमांडू कितनी दूर है? मैंने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। उसने सुना, हंसी, चौंक कर हंसी, शायद हिंदी सुनकर हंसी। फिर लगभग हंसते हुए कहा, दूर, बहुत दूर। अब की मैं चौंका। उसे हिंदी आती थी, इस पर नहीं, अपनी नादानी पर। आगे उससे बात अंग्रेजी में ही की। मैंने उससे इंटरनेट मांगा। उसने दिया। इधर घर पर बता दिया कि सुरक्षित नेपाल की सीमा में पहुंच गया हूं। आगे सूचित करूंगा। हमने एक दूसरे से बातें की। उसने नेपाल के बारे में बताया। मैंने भी उसे भारतीय संस्कृति से रूबरू करवाया। उसने अपने नाम का अर्थ बताया, जिसे भूला ना जा सके। सचमुच। आगे बताया उसने कि यह नाम उसके नाना जी ने दिया था। नाना जी भारतीय सिनेमा बहुत देखते थे। किसी फिल्म के चरित्र से प्रभावित होकर उसे नाम दिया था। कुछ घंटे बाद उसका स्टॉप आ गया। उसके उतरते ही रात रानी भी देह छोड़ गई। मौजों की सड़ी गंध बस की बची जगह छेकने लगी। गनीमत यह रही कि मेरा भी स्टॉप कुछ समय बाद आ गया। एक बात और, हम दोनों फेसबुक से कनेक्ट हो चुके थे। मैं काठमांडू उतरा, गेस्ट हाउस में ठहरा। शाम हो चुकी थी। फ्रेश होने के बाद फोन चेक किया। फेसबुक पर एक मैसेज था, तुमने अपने नाम का मतलब नहीं बताया। मुझे लगा सिर्फ मैं ही उन आंखों को नहीं भूल पा रहा हूं। गोरैया सी छोटी आंखें। खुशी हुई कि उसे भी याद हूं, वरना तो अधिकतर साथ सफर तक ही रहता है। होटल का इंटरनेट था। खूब बातें हुई। उसे बताया कल काठमांडू देखूंगा। मिलने की बात रखी। उसने बताया कल उसकी मां पशुपति टेम्पल जा रही है। तय हुआ। मैंने पूछा,
बिना इंटरनेट के बगैर मैं तुम्हें वहां मिलूंगा कैसे? उसने बताया, मंदिर के पीछे एक नदी है, बागमती। उसके पीछे बहुत शांति है, एकदम भीड़ नहीं रहती। वहीं मिलूंगी। मैंने उसे अपने नाम का मतलब बताया। वो हंसी। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, नहाकर कपड़े पहने और बस पकड़कर मंदिर पहुंचा। बारिश हो रही थी, भीग गया। मंदिर से होते हुए पीछे पहुंचा। सच में शांति। उधर मंदिर के बाहर शोर और इधर शांति। पुल पार करके पहुंचा। देखा तो बेंच पर बैठी थी। मैं भी बगल में बैठा। रात रानी फिर देह से लिपट गई। रेनकोट नहीं लाए थे? उसने भीगी देह देखकर पूछा। पता नहीं था बारिश होगी, मैंने कहा। पता तो मुझे भी नहीं था तुम लेट करोगे, उसने शिकायती ढंग से कहा। दोनों हंसे, साथ टहले। उसने बताया उसकी मां हर बुधवार यहां आती है। जितनी देर वो मंदिर रहती है, वो यहां पीछे बैठी रहती है। कब तक यहां रहोगे? उसने पूछा। आज रात पोखरा के लिए निकलूंगा, मैंने कहा। ठीक है। पोखरा सुंदर जगह है, पर काठमांडू भी घूमना। उसने यह कहते हुए 2-3 जगहों के नाम बता डाले और पीछे गए। पेड़ था, पेड़ के नीचे कैंटीन। बैठे, नाश्ता किए। उसने बताया कि वो इंडिया आएगी। मैंने उसे बनारस घुमाने का वादा किया। फिर वहां से उठकर नदी के पास बेंच पर बैठे। नदी के इस पार से मंदिर का पिछला हिस्सा दिखता है। थोड़ा ऊपर से देखोगे तो काठमांडू दिखेगा। नदी के उस किनारे घाट है, जहां शवदाह होता है। बहुत भव्य तरीके से शव लाए जाते थे और अंत्येष्टि होती थी। मैंने डायरी निकाली और लिखा, मैं चाहता हूं जब मैं मरूं तो मेरा दाह संस्कार भी ऐसे ही हो। जलने के बाद बची राख खेतों में छाट दी जाए। फिर मैं गेहूं की कच्ची बालियों में दूध बनकर जन्म लूं। मृत्यु क्या है? उसने डायरी लेते हुए पूछा। इच्छाओं का अंत, मैंने जवाब दिया। और फिर भी तुम चाहते हो कि मरने के बाद तुम्हारी इच्छाओं का सम्मान किया जाए? उसने लिखे पर हंसते हुए कहा। मैं भी अपने लिखे पर हंसा। डायरी से पन्ना फाड़ दिया। बात ही कर रहे थे, तभी उसका फोन बजा। मां का था। वो उठी, पास आई। मैंने पाया रात रानी पूरी देर से उतरकर मेरे होठों पर आ गई है। मैंने उसकी आंखें देखी। मिस्टिक रिवर। मिस्टिक रिवर का जिम्मी याद आया। अपनी बेटी की हत्या की खबर सुनने के बाद जिम्मी अपने दोस्त शॉन से कहता है, अपनी मां की मौत के बाद कैटी ने मुझे इस तरह से देखा जैसे आखिरी बार मिल रही हो। उसकी आंखों में कुछ था। और उस दिन हत्या की सुबह उसने वैसे ही देखा था। मैंने भी उन आंखों में मिलने के वादे के बावजूद आखिरी मुलाकात देख ली। एक बाय के साथ वो मुड़ी। मैंने उसे जाते देखा। रात रानी होठों से उतरकर उसके साथ हो ली। मौसम अकेलेपन से भर गया। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, भीत की तरह, जड़वत। ये तस्वीर उसके जाने के बाद की है। अकेलेपन से भरी हुई तस्वीर। जब भी इसे देखता हूं गोरैया की आंखें याद आती है। रात रानी की गंध याद आती है। याद आता है उसका कहना, तुम कविताएं लिखते हो ना, मैं तुम्हें मिलती रहूंगी।
रोज। गेहूं की बालियां देखोगे तो मेरा ख्याल आएगा। रात रानी देखोगे तो मेरा ख्याल आएगा। अकेलेपन से भरोगे मेरा ख्याल आएगा। हम कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। आज उसका नाम याद आ रहा है, जिसका मतलब था जिसे भूला ना जा सके। नहीं भूल पाया।